करती है व्यवस्था। मतदाता निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेकर वह दो तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेता है। वह व्यवस्थापिका के सदस्यों को चुनता है और वह राष्ट्रपति को भी चुनता है। वह निर्वाचन प्रत्यक्ष भी हो सकता है, वह अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। तो अमेरिका में हमें यह निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष दिखाई देती है, लेकिन वास्तविक रूप से अमेरिका में निर्वाचक जो हैं या मतदाता हैं वह निर्वाचन मंडल का चुनाव करते हैं और निर्वाचन मंडल आगे जाकर राष्ट्रपति को चुनता है। तो उसके बाद में राष्ट्रपति, निर्वाचन के बाद में राष्ट्रपति, उसके बाद में वह कैबिनेट बनाता है चयन करके, और इसके अलावा जो प्रशासकीय विभाग है उसके नीचे कार्य करते हैं मंत्रियों के अधीन। तो इस तरीके से यह व्यवस्था कार्य रूप में कार्य करती है। और आगे हम देखते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अगर हम गुणों को देखें तो बहुत सारे, कोई भी प्रणाली है वह दोषों से पूरी तरह से मुक्त नहीं होती है और किसी भी शासन व्यवस्था में परिपूर्णता हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन हम अगर ये देखें कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो गुण हैं, क्योंकि ये प्रणाली दोष हम आगे देखेंगे, ये प्रणाली में गुण हैं, ये कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शासन में स्थायित्व पाया जाता है। अगर हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को देखें तो सबसे महत्वपूर्ण इसका गुण जो है वो पहला गुण यह दिखाई देता है कि इसमें शासन व्यवस्था में पूरी तरह से स्थायित्व होता है। जिस तरीके से संसदीय शासन व्यवस्था में अगर हम देखते हैं कि शासन व्यवस्था में स्थायित्व नहीं पाया जाता है, क्योंकि कार्यपालिका अपने कार्यकाल के लिए व्यवस्थापिका के ऊपर निर्भर करती है और जब तक व्यवस्थापिका में उसके पास बहुमत होता है तभी तक वह अपने पद पर बनी रह सकती है। इसके उलट हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शासन में जो नीतियां हैं उसके अंदर कंसिस्टेंसी होती है, उसके अंदर एक स्थायित्व होता है और शासन में स्थायित्व होने के कारण मतदाताओं को यह पता है कि हम 4 साल में अब अपनी सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं और सरकार किस तरीके से कार्य करे। तो इसलिए शासन में स्थायित्व होने का फायदा हमको ये देखते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कई स्थानों पर वह मिलता है। क्योंकि नीतियां जो है वो निश्चित रूप से समय समय पर नहीं बदलती है। जबकि हम देखें दूसरी शासन व्यवस्थाओं में, जिसमें संसदीय शासन व्यवस्था है, उसमें नीतियां अगर जैसे ही सरकार परिवर्तित होती है और अगर वह समय से पहले परिवर्तित हो जाए तो नीतियों में परिवर्तन होना बहुत ही स्वाभाविक होता है। नेक्स्ट है कार्यकुशलता। यह इसका एक महत्वपूर्ण दूसरा इसका बिंदु है इसके गुण का। शासन में कार्यकुशलता इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरी तरह से अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शासन पूरी तरह से कार्यकुशल होता है। वो इस प्रकार से कि मंत्री जो लिए जाते हैं, मंत्री चुने जाते हैं, उसके लिए राष्ट्रपति के पास ये बाध्यता नहीं होती है कि वो मंत्री किसको चुने। उसके पास में ये एक बहुत बड़ा, उसके सामने एक वास्ट फील्ड होता है कि वो अपने जो एरिया के जो माहिर लोग हैं या अपने फील्ड के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है और शामिल करने के बाद में वह उनकी सेवाओं का भलीभांति इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के सामने ये बिल्कुल ही बाध्यता नहीं होती है कि वह व्यवस्थापिका में से चूंकि लिया जाना उसके लिए मतलब उसकी बाध्यता ही नहीं है, तो इसलिए वह दूसरी जगहों से या यूनिवर्सिटी से या बिजनेस एरिना से या लॉ के फील्ड से वह लोगों को चुनकर अपने मंत्रिमंडल का सदस्य बनाता है। और हम देखते हैं पहले जो अमेरिका की विदेश मंत्री रही है कॉन्डोलीजा राइस, वो यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी और उनको अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री के रूप में शामिल किया। नेक्स्ट है प्रशासनिक एकता का सिद्धांत अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में भलीभांति काम करता है। क्योंकि अमेरिका में हम देखें या इसको हम कार्य रूप में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को देखें तो वहां पर पूरी तरह से प्रशासनिक एकता पाई जाती है। क्योंकि उच्च पदों पर नियुक्ति की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास में होती है और राष्ट्रपति उच्च पदों पर जब नियुक्तियां करता है तो अपनी विचारधारा के अनुसार और अपनी जो प्रशासनिक सहूलियत है उस हिसाब से वो नियुक्ति करता है और वो नियुक्ति होने के बाद में निश्चित रूप से जो कोऑर्डिनेशन है शासन के अंदर वो हमको देखने को मिलता है। और अगली इसकी जो गुण है वो ये है कि जो दलबंदी की बुराइयां हैं, मतलब कहने का मतलब यह है कि संसदीय शासन व्यवस्था में हम उसकी देखें तो वहां पर दलबंदी की बुराइयां ऐसे देखने को मिलती है। क्योंकि अगर
मिलीजुली सरकार है तो फिर सरकार को कार्य करने में दिक्कत आती है और वह दलगत आधार पर या विचारधारात्मक आधार पर पूरी तरह से